दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस वीडियो में जितना भी प्रश्न इंक्लूड किए हैं सभी बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रिवीजन के पर्पज़ से एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें। अगर आप लोगों को 450 से ज़्यादा मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में लाना है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। कहता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या क्या है। 2 नियम हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका दोनों नियम को कमेंट कीजिए, पहला नियम और दूसरा नियम लिख करके दोनों नियम को आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण यानी कि कोई किरण है वो वायु से तिरछा गमन करते हुए जल में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो देखिए वायु क्या है? तो वायु एक विरल माध्यम है और जल एक सघन माध्यम है। तो जैसे ही सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? दोस्तों किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो देखिए इस प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि अपसारी लेंस किसको कहते हैं और अभिसारी लेंस किसको कहते हैं। देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए अपसारी लिखते हैं, अ लिखते हैं और प लिखते हैं। तब प लिखते हैं तो देखिए थोड़ा सा व लिखा जाता है कि नहीं। प लिखते हैं तो थोड़ा सा व टाइप से हो जाता है। यानी कि अगर अपसारी रहेगा तो अवतल लेंस, अभिसारी रहेगा तो उत्तल लेंस। देखिए अपसारी लिखिए तो अ लिखिए और प लिखिएगा तो वो थोड़ा सा व जैसा लगेगा। तो इस तरह से इसको आप ट्रिक से याद करिए कि अपसारी तो अवतल लेंस और अभिसारी तो उत्तल लेंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि किसी बिंब का, बिंब मतलब होता है वस्तु या फिर कोई वस्तु जिसका प्रतिबिंब। तो कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए कि कोई उत्तल लेंस है तो इसके सामने अगर हम लोग 2f फोकस पर, यानी कि फोकस की दुगना होता है, यानी 2f फोकस पर अगर हम लोग रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है वो समान साइज का बनेगा और दुगना बनेगा। मान लीजिए कि इसका फोकस दूरी यहाँ पर है और यहाँ पर इसका 2f है। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान साइज का बनेगा और समान दूरी पर भी बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लेंस के फोकस दूरी के दुगनी पर। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है। तो देखिए मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और इसी को हिंदी में दृष्टि पटल भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो देखिए अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। और इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि स्नेल का नियम क्या है, तो आपको इसको डिफाइन करके लिख देना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए आवर्धन किसको कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को हम लोग आवर्धन निकालते हैं।
तो आवर्धन का ये सही मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है यानी कि यूनिट लेस होता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना किस घटना को दर्शाता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए इसको याद रखने का आसान तरीका है कि वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल में अगर धूप रहता है तो क्या होता है, तो वायुमंडल थोड़ा गर्म हो जाता है और गर्म होने से क्या हो जाता है, उसमें अपवर्तनांक का मान होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि वह अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन पर यह निर्भर करता है। और देखिए इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष किस पर बनता है, तो प्रकीर्णन पर बनता है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर क्या बनता है, तो प्रिज्म जो होता है उसमें जो रंग का पट्टी बनता है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर बनता है। तो इसको आप लोग याद रखिए। अगर अपवर्तन रहेगा तो तारे का टिमटिमाना अपवर्तन, इंद्रधनुष का बनना प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण हो जाएगा तो रंग का विभक्त होना। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। देखिए चालक का जो प्रतिरोध होता है, कोई कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो पर हम 10,000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी से इस टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में भी अवश्य शेयर कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द इसका अगला वीडियो ला सकूं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। देखिए कोई विद्युत धारा है उसको हम लोग मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो हम लोग आमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आमीटर। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए फ्यूज का जो तार होता है उसका गलनांक कम होना चाहिए और प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कि वह चुंबक से आकर्षित या विकर्षित नहीं होता है। तो देखिए लोहा चुंबकीयशील पदार्थ है, निकेल, उसके बाद देखिए पीतल। तो देखिए पीतल में चुंबक पास में लगेगा तो इसमें कोई आकर्षण या विकर्षण नहीं होगा, यानी कि पीतल है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। अब देखिए कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका, यह क्या होता है, सोलेनॉइड होता है, यानी कि एक तार का अगर हम लोग कुंडली बनाएंगे इस तरह से कुंडली बनाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव दे देंगे तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो क्या होगा, तो यह सभी जगह पर सामान्य होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कि देखिए स्ट्रेट सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका, और इसमें क्या होता है कि सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सामान्य होता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ऑरस्टेड ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है लकड़ी, गोबर गैस, उसके बाद सी है नाभिकीय ऊर्जा और डी है कोयला। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में।
देखिए एक अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है Na2SO4 प्लस BaCl2 डैश, उसके बाद BaSO4 और प्लस 2 NaCl। तो यह कैसा अभिक्रिया है? तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसा अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी को इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है जो 5 से 5.5 के बीच में होता है, 5 से 5.5 के बीच में। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, तो 5.6 से कम, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा, तो 5.6 से कम। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है। देखिए NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी को खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 20वां प्रश्न कहता है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। तो देखिए अपच का उपचार के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसी को एंटी एसिड भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 21वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि चींटी के डंक में एक अम्ल छोड़े जाते हैं। कहता है कि जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए इसी को शॉर्ट तरीका से एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसी को अन्य भाषा में मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, यानी कि इसी को मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। देखिए ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। और इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। चलिए उसके बाद आइए 23वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है CaSO4 इंटू 1Y2H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O इसी को कहा जाता है, और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 24वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। देखिए कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो हमारा उत्तर होगा पारा, इसी को मरकरी भी कहा जाता है, और इसका सूत्र होता है Hg। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में कवर किए हैं। कहता है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने बंधन से जुड़े होते हैं। तो यह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी कि त्रिआबंध। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 26वां क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। दोस्तों विद्युत का सुचालक कौन है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन और गंधक। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट कहाँ होता है, तो पेंसिल के जो नीडल होता है उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है। तो देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि एल्किन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी कि ऑप्शन
सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। यानी कि अणुसूत्र उसका समान होता है लेकिन उसका संरचना होता है वो अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग आइसोमर कहते हैं, यानी कि समअवयव कहते हैं। और इसी को संरचनात्मक समअवयव देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, इसी को आइसोमर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन था और इसी के आधार पर यह आवर्त सारणी बनाया गया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ यानी कि जो वर्टिकल स्तंभ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। और समूह की संख्या कितना होता है, 18 होता है। आवर्त की संख्या कितना है, 7 है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, 32वां क्वेश्चन कहता है कि अम्ल राज्य में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक एसिड HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए दोनों यौगिक है वो अम्ल राज्य में 3.1 के अनुपात में रहता है, यानी कि 3:1 के रूप में होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, 33वां क्वेश्चन कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं। दोस्तों हरे पौधे क्या कहलाते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है समपोषी, बी है मृतजीवी पोषी, सी है परजीवी और डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप खुद से दे सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, और साथ में आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो रोक करके आप लोग पहले कमेंट कर लीजिए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, 34 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकूर का क्या कार्य है। दोस्तों छोटी आंत में जो रंसाकूर पाया जाता है उसका क्या कार्य है, तो उसका कार्य होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवशोषण। ऑब्जर्वेशन इसी को कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। दोस्तों क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रियम होती है, और इसी को ऊर्जा गृह के भी नाम से जाना जाता है। पूछता है क्वेश्चन कि ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, और क्रेब्स चक्र इसी में होता है। चलिए उसके बाद आइए 36वां क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है कि पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। दोस्तों अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल होता है। पादपों में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 37वां क्वेश्चन कहता है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है बिल्ली में, बी है मनुष्य में, सी है पक्षी में और डी है तितली में। तो इसका आंसर हो जाएगा तितली में। अगर आपको ऑप्शन में कॉकरोच रहेगा तो आपका आंसर कॉकरोच भी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है टैनिन, रेजिन, लैक्टस और स्टार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा टैनिन। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, 40वां क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। दोस्तों एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, तो अमोनिया गैस बनता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 40 प्रश्न देखे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 प्रश्न में कितना प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता था। दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर करें ताकि हमको पता चलेगा कि आपका तैयारी किस तरह का है। और आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको कम से कम अपने 2 दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।